निरुपमा जी, आपसे आपके जो विषय में एक बात कही कि आप प्रथम कवित्री छत्तीसगढ़ी की हैं, तो मूलतः आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने छत्तीसगढ़ी को ही क्यों चुना? क्या इसमें आपका क्या पर्याय था छत्तीसगढ़ी के प्रति? देखो अमिता, जिस समय मैं लिखना शुरू की या लिखने की बात तो मैं बताती हूँ कि विद्यार्थी जीवन से ही मेरी रुझान थी लिखने की, और अपनी कविताओं को ही लिखा करती थी और अपनी बहन जी से दिखा करके उसी को मैं सामयिक जो पर्व जयंतियाँ आती हैं स्कूल में उसको मैं प्रस्तुत किया करती थी। धीरे धीरे जब मैं साहित्य सम्मेलनों में सुनने के लिए गई तो वहाँ मैंने देखा कि कुछ कवि लोग जो अपने क्षेत्रीय कवि थे उन लोगों ने छत्तीसगढ़ी पर भी रचनाएं लिखी, और लोगों की छत्तीसगढ़ी रचनाएं जो हैं वो सुनने में जितनी तादात्म्यता और अपनापन लगता था उतना हिंदी की रचनाएं तो खैर अपनी जगह थी, परंतु छत्तीसगढ़ी में जब रचनाएं सुनो तो और भी ज़्यादा हमको आत्मीयता लगती थी। तो ऐसी परिस्थिति में मैंने एक रचना सुनी थी रामेश्वर वैष्णव की आकाशवाणी के कवि सम्मेलन में। तो उन्होंने एक लड़कियों पर उन्होंने एक रचना लिखी थी नोनी बेंदी, और नोनी बेंदी में वो रचना शुरू में जब प्रस्तुत किए वो, तो उसके पदों की जो रचना थी इतनी भरदी थी और वो अच्छा नहीं लगा मेरे को। उसके जो शब्दों का प्रयोग है उसमें जो कटाक्ष था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, और उन्होंने उसमें शीर्षक भी दिया था नोनी बेंदी। तो ये रचना जो है मैं सुनी और उसी समय मेरे दिमाग में ये बात आई कि इस तरह से कटाक्ष अपनी बहन और माँओं के प्रति करना ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा मुझको, और मैंने फिर उसका प्रत्युत्तर मन में सोचा बाबू लेर का, और ये दिमाग में आकर के फिर मैंने उस रचना को छत्तीसगढ़ी में लिखा। भले वो पैरोडी थी, उनकी रचनाओं के प्रत्युत्तर के रूप में था, पर वो रचना इतनी प्रसिद्ध हुई कि जहाँ भी मैं कवि सम्मेलनों में जाना शुरू की तो रामेश्वर वैष्णव की वो रचना और मेरी वो बाबू लेड़कर दोनों को समकक्ष रख के जनता की मांग होती थी और हम दोनों एक साथ सुनाते थे। फिर मजबूर होना पड़ा वैष्णव जी को कि उसमें से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें संशोधन किया, और जब वो रचना को पढ़ते थे तो वो पहले महिलाओं से क्षमा मांगते थे। इसके बाद वो हमको समाज से नहीं मिलेगा, साहित्यकारों से नहीं मिलेगा, तो और हम कहाँ खोज में जाएंगे। इसलिए फिर मेरे दिमाग में आया और फिर छत्तीसगढ़ी में रचनाएं मैंने लिखना शुरू की। चूँकि और भी लोगों ने छत्तीसगढ़ी में रचनाएं लिखना शुरू कर दिए थे, परंतु मंच पर अगर छत्तीसगढ़ी की रचनाओं के लिए मुझे बुलाया जाता था एक महिला कवित्री के नाम पे, तो वो निरुपमा शर्मा। 2001 से राष्ट्र यहाँ पर छत्तीसगढ़ी राज्य जो है वो बन गया है, तो उस समय से लेकर के और अभी के समय में जब राजभाषा छत्तीसगढ़ी आपकी बन गई है, काफ़ी विवादों में बनी है, तो उसमें आप क्या परिवर्तन देखती हैं कि क्या परिवर्तन आया है राजभाषा छत्तीसगढ़ी बनने के बाद से? अमिता, राजभाषा तो बना दिया गया है उसको, इसमें दो मत नहीं है। राजभाषा छत्तीसगढ़ी बन गई है, उसकी विधिवत घोषणा भी हो गई है, परंतु जिस तरह की सम्मान और जिस तरह का इसका स्थान मिलना चाहिए छत्तीसगढ़ी को वो नहीं मिल पाया है अभी भी। आज भी छत्तीसगढ़ी को छत्तीसगढ़ में दोयम दर्जा ही मिला। चूँकि साहित्यकारों ने इतना लिख रहे हैं अब छत्तीसगढ़ी में, और एक ही नहीं बहुत सारी विधाओं पर, कहानी के रूप में, नाटक के रूप में, उपन्यास के रूप में, और भी बहुत सारी कविताओं के रूप में तो है ही। इतने सारे विधाओं में छत्तीसगढ़ी में लिखना प्रारंभ हो गया है साहित्यकारों का कि अंबार लग गया है। पर इसमें यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि ये बात ज़रूर है कि हम लोगों ने लिखा अवश्य है, पर थोड़ा उसको गंभीरता से एक स्तर देख करके और सोच करके नहीं लिख रहे हैं। इसीलिए हमारे साहित्य में जो श्रेष्ठता आनी चाहिए, जो उत्कृष्टता आनी चाहिए, वो नहीं आ पा रही है। जो वजन आना चाहिए वो नहीं आ पा रही है। तो छत्तीसगढ़ी में रचनाएं तो अब इतनी लिखी जाने लगी हैं, और ये बात ज़रूर है
कि उसमें तमाम हर वर्ष पुस्तकें छप रही हैं, हर विधा भी छप रही हैं, परंतु दुख की बात यही है कि आज भी छत्तीसगढ़ी को वो सम्मान नहीं मिल पा रहा है जो शासन से और समाज से मिलना चाहिए। आप आज भी उसका दर्जा दोयम है। आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं कि छत्तीसगढ़ी जो है वो बोली है, भाषा नहीं है? छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। जिस भाषा को 2 करोड़ लोगों से ऊपर लोग बोल रहे हैं और जिस पर कहा जाता है कि इसका व्याकरण सम्मत नहीं है और ये नहीं है या साहित्य नहीं है, ये जरूर है। उसको रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसे समीक्षक नहीं मिल पाए हैं। उतने अच्छे समीक्षक अगर मिल जाए तो इस भाषा का रूप और भी सामने आ जाता है। जिस तरह से दूसरे ब्रज और अवधी अन्य भाषाओं को स्थान मिला है, वैसा ही छत्तीसगढ़ का भी रूप रहता। परंतु इसमें 2 मत नहीं है कि छत्तीसगढ़ी किसी दृष्टि से ये कम रहा है या दोयम दर्जे का है या इसका साहित्य कमज़ोर है। इसमें ये बात मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ी साहित्य जो है वो उसका जो मूल रूप है, किसी भी साहित्य के बारे में देख लो आप कि लोक साहित्य ही उसका मूल रूप से होता है और लोक साहित्य से ही वो परिनिष्ठित साहित्य का रूप धारण करता है। तो छत्तीसगढ़ का जो लोक साहित्य है वो इतना समृद्ध और संपन्न है कि उसमें आज भी अनुसंधान करने की आवश्यकता है। हालांकि अनुसंधान हो रहे हैं, फिर भी अनुसंधान की आवश्यकता है उस पर और होना चाहिए अनुसंधान। तो ऐसे लोक साहित्य पर अगर उसका परिनिष्ठित साहित्य अगर उत्कृष्ट बनता है और होगा तो उसको उसका अपना स्थान तो मिलना ही चाहिए, जो आज नहीं मिल पा रहा है। इस प्रयास को आप निरंतर करती आ रही हैं कि छत्तीसगढ़ी में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं, जितने भी त्योहार हम मनाते हैं, उसके बारे में उनकी जानकारी, उनके रस्म, उनके रिवाज, उसकी जानकारी हमेशा आपके पास उपलब्ध होती है। जैसे पिछले समय आपने रथ यात्रा का जिक्र किया हुआ था, तो एक भारतीय नारी होने के हिसाब से और छत्तीसगढ़ की ज़मीन से जुड़े होने के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ के सारे रीति रिवाजों से वाकिफ़ हैं। और रीति रिवाजों में पहले जो रीति रिवाज किए जाते थे और अब की जो मान्यताएं हैं, इसमें आप क्या अंतर देखते हैं? देखो बात ये है, किसी भी पर्व हो, तीज त्योहार हो, उसका मूल रूप होता है वैदिक। वैदिक रूप में ही उसका मूल रूप होता है। और कोई भी तीज त्योहार और पर्व हो, चाहे वो महिलाओं से संबंधित हो, चाहे वो समाज में पुरुष और महिला से संबंधित हो, चाहे वो तीज त्योहार हो, व्रत हो, अनुष्ठान हो, किसी भी प्रकार का पर्व हो या व्रत हो, उपवास हो, तो ऐसी चीज़ों में मूल रूप होता है उसका वैदिक। परंतु क्षेत्रीयता के आधार पर, अंचलों के आधार पर इसके रूप में थोड़ा परिवर्तन आता है। और अब रूप में परिवर्तन इसलिए आता है कि जैसे अभी एक सामान्य सी बात है, हम हल षष्ठी मनाते हैं। हल षष्ठी में हरछठ जिसको हम कहते हैं, खमर छठ, इसमें धीरे धीरे मैं एक बार हरछठ ऐसा पड़ा था कि मैं गुजरात की तरफ चली गई थी यात्रा के समय, तो मैं अपने साथ वो हरछठ के चावल ले गई थी, तिन्नी का यहाँ से जिसको हम पसहर बोलते हैं, वो चावल पोटली में बांध कर ले गई थी। और उस दिन उसको बनाने के लिए होटल में खाना पड़ा था, उसको दी तो उन लोगों ने कहा ये कैसा गंदा चावल आप बनवा रही हैं और खा रही हैं। तो मैंने उनको बताया कि ये हमारे पर्व का महत्व है, बिना हल का उत्पन्न हुआ ये अन्न है और इसको हम आज के दिन खाते हैं। और ये चीज़ केवल हमारे क्षेत्रीयता में नहीं है, ये तो पार्वती जी ने भी खाया है इसको, पुराणों में भी इसकी चर्चा है कि तिन्नी का चावल, भले क्षेत्रीयता का आधार में हम कुछ भी बोलते हो, परंतु इस दिन उस चीज़ का महत्व है कि हल से चली हुई चीज़, भैंस का दूध जो है वो उस दिन लें, ऐसा ये सब इसके पीछे जो मान्यता है। अब इसमें थोड़ा ऊंचा नीचा जरूर होता है, परंतु क्षेत्रीयता के आधार पर जो परिवर्तन होते हैं वो तो होते ही हैं और उसको इसीलिए उसमें थोड़ा सा अंतर हमको दिखाई देता है। बाकी किसी भी तीज और त्यौहार और पर्व हो, वो संकल्प और अनुष्ठान की दृष्टि से समान होते हैं, वैदिक दृष्टि से। तो हम लोग ये चीज़ मान सकते हैं कि डॉक्टर निरुपमा शर्मा को
जहाँ तीज और त्योहारों की पूरी समझ है और जानकारी है, वहीं छत्तीसगढ़ी में आपने जिस हिसाब से लिखा है, आपकी रचनाएं हैं, करीब करीब 6 से 8 किताबें आपकी निकल चुकी हैं, वो भी मेरे प्राय छत्तीसगढ़ी में है। इसके अलावा हम लोग ये जानना चाहते हैं कि आपने एक ददरिया में जो आपने PhD किया है, तो आपका एक तो छत्तीसगढ़ी से ज़मीन से जुड़ाव रहा है और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के साथ साथ महिलाओं के प्रति जो दोयम दर्जा वाला भेदभाव किया जाता है, उस चीज़ को आपने बड़ी अग्रता के साथ में, बड़ी गर्व के साथ में सामने में रखा है। इसके पीछे आपकी क्या भावना थी? हाँ, इस संदर्भ में जरूर एक बात कहूँगी अमिता कि जब मैं MA से निकली तो मेरे सामने ये प्रश्न उठा कि वास्तव मुझे PhD या शोध करना चाहिए। तो हिंदी विषय पर तो मुझको बहुत सारे विषय मिल रहे थे, परंतु मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों कि छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी विषय लेकर मैं शोध करूँगी, ये बात मेरे दिमाग में। इसके लिए मुझे भाषा विज्ञान पर भी सब्जेक्ट दिया गया, हिंदी पर भी दिया गया, परंतु मैं देखी पर मेरी रुझान नहीं बनती थी उस पर। फिर ऐसा समय आया कि मेरे साथी MA निकले थे, डॉक्टर विनय कुमार पाठक, तो वो कॉलेज में थे। मैंने सुना कि वो उनके बड़े भैया विमल पाठक जी थे। 2-4 बार मैं कवि सम्मेलनों में उनके साथ गई थी, तो उस समय वो भी PhD कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमारा छोटा भाई है विनय कुमार पाठक, उसके पास आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। ये सौभाग्य है मेरा कि उनका निर्देश मिला, उनसे सूचना मिली और फिर मैं डॉक्टर विनय पाठक से संपर्क की और उन्होंने मुझको ददरिया का विषय दिया। अब जो कि उस समय मैं भी ददरिया पूरी पढ़ी नहीं थी, जानती नहीं थी, तो उतनी भिज्ञ नहीं थी, जानकार नहीं थी, पर जैसे जैसे मैंने उसका कलेक्शन किया, उस समय डाइट में भी थी, मैं BTI में थी, उस समय BTI कहते थे स्कूल, और BTI में तो मैंने अपने विद्यार्थियों से भी सब तरफ से ददरिया मंगाया, बस्तर तरफ से, सरगुजा से, और इधर अंबिकापुर तरफ से, सब तरफ से जो, और छत्तीसगढ़ अपने क्षेत्र से नांदगांव, गुरुखौर, इधर से सबसे ददरिया अपने विद्यार्थियों से मंगाया मैंने। तो हालांकि बहुत सारे ददरिया में क्लैशेज भी हुए, मिलान भी हुआ, पर उसके बाद मैंने उससे संबंधित विचारों को पत्र लिखा सबको, क्योंकि सबके विचार को आमंत्रित किए ही जाते हैं। तो जब मैंने विचार मांगा तो सब तरफ से मुझको एक बात जरूर सुनने को मिला कि दीदी, निरुपमा दीदी, आपको क्या और विषय नहीं मिला छत्तीसगढ़ में? एक ददरिया मिला है जो बहुत ही अश्लील गीत है, उस विषय को क्यों चुना? ऐसे अच्छे अच्छे बड़े बड़े साहित्यकारों ने मुझसे ये कहा कि दीदी ये विषय मत चुनो, ये अच्छा नहीं है, और महिलाओं के लिए तो और भी अच्छा नहीं है, बहुत ही अश्लील है। तो फिर भी मैंने ददरिया का कलेक्शन किया और उसको जब अध्ययन किया मैंने, तब लोगों की बातें ये जरूर है, श्रृंगारिकता किसमें नहीं है, पूरा साहित्य का 3 भाग श्रृंगार, और श्रृंगार तो सृष्टि का उत्स होता है। अगर साहित्य में श्रृंगार नहीं है तो साहित्य में रस भी नहीं है। तो जितने 9 रस होते हैं उनमें से सबसे अधिक रस श्रृंगार पर ही साहित्य लिखा गया है। परंतु जब मैंने उसको अध्ययन किया तो ये निश्चित है कि उसमें श्रृंगारिकता है और कहीं कहीं अति श्रृंगारिकता मार है। तो अगर ऐसा करें तो सबको, साहित्य को हमको छोड़ देना चाहिए। तो फिर मैंने उसका चुना, उनमें से अच्छे अच्छे विषय को चुना और ये बात देखा उसमें कि केवल श्रृंगारिकता नहीं है, बल्कि उसमें राष्ट्रीयता की भावना, उसमें भक्ति की भावना, उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं मैंने देखा और पाया। तो फिर मैंने जब लिखा, और ये संदर्भ बता दूँ जी, अब रिसर्च जो पूरा हो गया मेरा, जब मुझको डिग्री मिल गई तो उस पर आलेख पढ़ने के लिए भिलाई होटल में मुझको बुलाया गया। तो उस समय छत्तीसगढ़ के बहुत सारे पत्रकार उपस्थित थे और जब मैंने उसको प्रस्तुत किया था आलेख को, तो सारे पत्रकार मेरे पास पूछने के लिए आए, दीदी ऐसा ददरिया का रूप हमने आज तक नहीं देखा था, न सुना था, इसके बारे में बहुत विकृति और अश्लीलता की बात सुनी थी, परंतु आपने जिस रूप में प्रस्तुत किया, वास्तव में ददरिया जो है लोक साहित्य, अगर उसको हम आपके द्वारा प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो हम जान भी नहीं पाते। और इसी संदर्भ में एक बात और कहूँगी अमिता, कि ददरिया जो कि सवाल जवाब है, नाया पर नायिका का श्रृंगारिक गीत तो है ही। अब इसको बस्ती और गांव में और सभ्य लोगों के बीच में लाया नहीं जाता था,
ये खेत खार और कहीं मेला ठेला जा रहे हैं तो एक कोई ददरिया उठाता था सवाल के रूप में, तो उधर नायिका या फिर और कोई लड़की या स्त्री हो वो उसका जवाब दिया करती थी। तो ये सवाल जवाब जो है ये वास्तव में ददरिया का सही रूप है। मैं तो देखती हूँ आज जो मोबाइल में हम बात करते हैं तो ये मोबाइल का स्वरूप था ददरिया। तो आज मैं उसी चीज़ को सोचती हूँ कि हम मोबाइल में जो इधर से बोलते हैं उधर से जवाब और उत्तर होता है, तो ददरिया का रूप भी हमको ये देखने आता है कि इधर से सवाल उठ रहा है तो उधर से उसका जवाब हमको मिलता था ददरिया में। तो आज से कितने वर्षों पहले लोकगीत है वो, और लोकगीत में मोबाइल का स्वरूप हमको दिखाई मतलब छत्तीसगढ़ की संस्कृति में मोबाइल का अभी आविष्कार हुआ है, लेकिन संस्कृति ने इसको पहले ही आविष्कार का रूप दे दिया था और जो मूर्त रूप में अब मोबाइल के रूप में आया है, ये आप बताना चाह रही हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है, ये हमारी संस्कृति के लिए गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति में ये आज की देन नहीं है, ये बहुत पहले से लोक कलाकार ने इसको दे दिया।